नमस्कार साथियों, आज हम यूपी स्पेशल जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हो फिजिकल डिवीजन। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की 2 क्लासेस और कर चुके हैं, जिन्हें अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप उन्हें कर सकते हैं। फिलहाल आप इस क्लास को समझिए। उन क्लासेस का वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम इस भौतिक विभाजन के अंतर्गत बच्चों क्या क्या सीखेंगे। तो इसमें आपने नाम सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। उसमें ऑप्शन होते हैं भाबर, तराई क्षेत्र, मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत आप देखोगे तो बांगर, खादर, ये सब क्या होते हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम समझेंगे। और उसके बाद हम कुछ MCQ अटैम्प्ट करेंगे, जिससे कि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर क्या स्थिति है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ग्लोब पर आप देखोगे तो यहाँ आपको ये कौन सी रेखाएं नज़र आ रही हैं। ये हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, और ये सीधी खड़ी हुई लाइंस हैं जो ये हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो आप देखोगे कि ये 24 डिग्री से भी नीचे है, मतलब 23 के आसपास होगा। तो अक्षांशीय दूरी जो है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर इधर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे हम, तो 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री से ऊपर है तो कुछ मिनट ऊपर होगा, तो 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसकी अक्षांशीय दूरी ये हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि इसकी देशांतरीय दूरी बताइए। तो इसकी जो है देशांतरी दूरी अब देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे नॉर्थ वाला इलाका आपको ये सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट लग रहा है। तो यहाँ देखिए कि ये जो है 77 डिग्री से इस तरफ आगे जा रहा है, तो कुछ मिनट आगे है। तो यहाँ आप देखोगे कि 77 डिग्री 3 मिनट। और यहाँ आप देखोगे पूर्व की ओर में, तो इस साइड में देखिए कि ये 84 डिग्री ये वाली लाइन है, 84 डिग्री, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ये, तो 39 मिनट, तो 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट, राइट। तो ये जो लाइंस होती हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, ये लाइंस जो होती हैं ये पूर्व से पश्चिम कितनी डिस्टेंस है वो मापने के लिए होती हैं। और ये जो लाइंस होती हैं देशांतर रेखाएं, ये उत्तर से दक्षिण का जो डिफरेंस है वो मापने के लिए होती हैं। तो इतनी बात क्लियर है। उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरीय दूरी को समझ लिया है। अब कुछ और बेसिक बातें, जैसे कि इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इससे पहले आप देखोगे कि राजस्थान पहले नंबर पर है, अर्थात इंडिया में राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो हमारे देश के टोटल क्षेत्रफल का 7.33% है। अब देखिए, ये बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में ये प्रश्न आते हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये समझेंगे कि ये सब प्रश्न अब नहीं आते, ट्रेंड चला गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहना आप, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन की जाएंगी। भारत का मानक समय, अब मानक समय की बात की जा रही है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसकी गणना जो होती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसके आधार पर की जाती है। तो मिर्ज़ापुर यहाँ पर मैप में अब देखिए, इस जगह मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर है। यहाँ पर आप देखोगे कि 82.5 डिग्री, ये 82 डिग्री की देशांतर रेखा है। इसके आसपास यहाँ कुछ लाइन होगी जो 82.5 डिग्री की होगी, जो कहाँ से निकल रही है, मिर्ज़ापुर के पास से निकल रही है। तो यहाँ से जो है इंडिया का जो टाइम है वो मापा जाता है। तो भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्ज़ापुर से की जाती है, जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है गुजरती है। और ये जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है।
तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक की तरफ। तो इसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य भौगोलिक विभाजन, मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब भौगोलिक विभाजन किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र को उसकी भौगोलिक आकृति, उस क्षेत्र की भौगोलिक आकृति कैसी है, उसमें पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं और भी चीज़ें हैं, उनके आधार पर जो विभाजन किया जाता है उसको हम कहते हैं भौगोलिक विभाजन। अभी वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है मुख्य रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इससे पहले 4 में बांटा गया था, वो क्यों था उसे आगे समझेंगे। तो 3 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? भाबर और तराई क्षेत्र, फिर सेकंड नंबर पर आता है मध्य गंगा का मैदान, और उसके दक्षिण में हम चलेंगे तो दक्षिण का पहाड़, दक्षिण की पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जो आपका बुंदेलखंड का इलाका है। मैं इस मैप के माध्यम से अभी इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। अब पहली बात, आपके मन में जो डाउट है कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता था लेकिन अब 3 में क्यों बांटा जाता है, तो देखिए सन 2000 में उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट को काटकर उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बनाया गया जो पर्वतीय राज्य है। तो पर्वतीय क्षेत्र जो है अब उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, इस लिहाज से पहाड़ों का जो मुख्य हिस्सा है अलग हो गया। तो पहले क्या किया जाता था कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पहले नंबर पर पर्वतीय क्षेत्र आ जाते थे उत्तराखंड के, जो अब अलग हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर 3 मुख्य पार्ट ही बचे हैं। कुछ किताबों में 4 लिखा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ किताबें जो हैं पहले भाग भाबर और तराई, ये जो है ना भाबर और तराई क्षेत्र, इन दोनों को अलग अलग मान लेती हैं, या फिर सहारनपुर के पास स्थित शिवालिक की पहाड़ियों को एक अलग हिस्सा मान लेती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, 4 पार्ट में कुछ किताबें डिवाइड कर देती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप देखोगे तो 3 ही भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उत्तर प्रदेश को। और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें सभी में ये जो 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं इसी को आंसर सही माना गया है। अब जरा मैप पर ध्यान दीजिए, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। यहाँ आप देखोगे कि ये जो सीमा है ये उत्तराखंड, नेपाल, इन सभी से टच हो रही है। मतलब इसके इधर जाओगे तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ बॉर्डर पर इसके शिवालिक श्रेणी होगी। ठीक है, अब शिवालिक की जब दक्षिण में आते हो तो भाबर क्षेत्र होता है। भाबर क्या होता है आगे समझेंगे। उसके बाद है तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र से नीचे आओगे तो गंगा यमुना का मैदानी भाग है जिसे आप कहते हो दोआब। उसके बाद नीचे बुंदेलखंड के पठार वगैरह ये सारे आते हैं। तो दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, तो ये 3 पार्ट हैं। ये दोनों तो एक में ही हमने कवर कर लिए, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये वाला पार्ट हो गया। तो 3 भौगोलिक विभाजन हो गए। अब यहाँ समझिए कि हिमालय क्या है, एक पर्वत है, पहाड़ है, पत्थर है। यहाँ पर हिमालय से नीचे आप निकलोगे तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो इस एरिया से निकलती हैं। तो यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बहाकर साथ में ले जाती हैं। और भाबर क्षेत्र में जो है ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सारे मिलते हैं। तो वहाँ पर ये जो नदियाँ निकल कर आ रही हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद ये तराई वाले रीजन में फिर से दिखाई देने लगती हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, बहुत ही दिलचस्प कारण है, आगे समझिए। अब हम समझते हैं सबसे पहले भाबर और तराई क्षेत्र। तो हम पहले इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ये शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे का क्षेत्र है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। तो नदियाँ जो यहाँ पर कंकड़, बालू के पत्थर ये सब चीज़ें लेकर आ रही हैं, वहाँ पर जम गए, तो इनके जमाव से क्या हुआ, भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ। और यहाँ की मिट्टी अब कैसी होगी, तो मिट्टी जब कंकड़ पत्थर हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पथरीली होगी। पथरीली है तो कैसी होगी, पोरस होगी, छिद्रयुक्त होगी। इस कारण यहाँ छोटी नदियाँ जो हैं भूमि के नीचे चली जाती हैं और विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं इन छेदों के माध्यम से इस भाबर एरिया है इसके अंदर चली जाती हैं जो दिखती नहीं हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही तराई वाला एरिया आता है नदियों को नीचे जाने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो ये ऊपर आ जाती हैं। और कृषि क्षेत्र की बात करें भाबर वाले एरिया में तो यहाँ पर कृषि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है,
पत्थर हैं, कंकड़ हैं, यहाँ पर केवल गहरे जड़ के जो पेड़ हैं वही उग पाते हैं। अब बात करेंगे हम तराई क्षेत्र की। हमने भाबर को समझा, अब ये जो तराई क्षेत्र है इस रीजन को समझेंगे। भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र शुरू होता है, तो ये आपका भाबर है। इसके दक्षिण में साउथ की ओर चलेंगे यहाँ पर, तो ये तराई वाला रीजन स्टार्ट होगा। और भाबर में जो नदियाँ खो जाती हैं, मतलब उन कंकड़ पत्थरों के नीचे बहती हैं, वो दोबारा यहाँ पर जमीन पर आ जाती हैं। और यह महीन गाद और बालू से बनी हुई संरचना है, कौन सी? तराई क्षेत्र की। अब इसकी विशेषता देखिए, तो यह एक यहाँ पर नमी होती है और ये दलदली इलाका है। यहाँ वर्षा अधिक होती है और घने जंगल और लंबी घास, जिसे पहले हाथी घास कहा जाता था, वैसी घास पाई जाती है। और यहाँ की जो कृषि की बात करें तो मिट्टी यहाँ पर जो है उपजाऊ है, और पानी की अधिकता के कारण यहाँ धान और चावल की, जो गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो नमी यहाँ पर अधिक है, जिसके कारण यहाँ मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार जैसी बीमारियाँ अधिक फैलती हैं। अब कुछ और चीज़ें समझिए ज़रा, मैं भाबर में आपको बताना भूल गया था। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या भाबर वाले रीजन में कृषि कार्य अच्छे से हो सकता है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, यहाँ पर कंकड़ पत्थर हैं, कृषि जो हम करते हैं वो नहीं हो पाती। और यहाँ की कुछ नदियों की बात करें तो यहाँ जो नदियाँ हैं, जैसे कि शारदा नदी, शारदा की कुछ शाखाएं इन कंकड़ पत्थरों में खो जाती हैं, जिन्हें आप कहते हो काली नदी। और बात करें कि घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी, रामगंगा की सहायक नदियाँ जो हैं वो सब विलुप्त हो जाती हैं इनमें, भाबर के अंतर्गत। अब भाबर जो है कोई बहुत लंबा चौड़ा इलाका तो नहीं है। भाबर जो है पहाड़ों की ये तलहटी के अंतर्गत 8 से 16 किलोमीटर की ये कंकड़ पत्थर की एक पट्टी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझना, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। अब सहारनपुर के आसपास आप देखोगे कि ये सहारनपुर का एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे कि भाबर जो एरिया है यहाँ पर सबसे अधिक है, लगभग 34 किलोमीटर का एरिया जो है भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जैसे कि आप देखिए बिजनौर जो है इसके अंतर्गत आता है, पीलीभीत इसके अंतर्गत आता है, और पीलीभीत का खास करके उत्तरी भाग आप देखिए, और लखीमपुर खीरी जो है, जो नेपाल से सटा हुआ हिस्सा है लखीमपुर खीरी का, वो इधर आता है। शाहजहाँपुर का कुछ हिस्सा आता है, कुशीनगर, पडरौना, ये भाबर के अंतर्गत आते हैं। तराई में हमने ये सब चीज़ें देखी कि तराई में जो नदियाँ भाबर में खो जाती हैं वो ऊपर वापस से आ जाती हैं। तो यहाँ की ज़मीन जो है दलदली है, नम है, और यहाँ पर धान और चावल की रिकॉर्ड जो फसल है वो पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात और देखी कि दलदली इलाका है और घने जंगल व लंबी घास जैसे पाए जाते हैं। अब यहाँ पर गन्ने और चावल की रिकॉर्ड पैदावार की बात कर रहे हैं, तो देखिए वर्तमान में हुआ क्या है कि वहाँ के जो जंगल से हैं उनको साफ करके बेहद उपजाऊ जो ज़मीन है उसमें उसको बदल दिया गया है। अभी हमने भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र इन दोनों को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे गंगा यमुना के मैदानी भाग की। तो गंगा यमुना का मैदानी भाग मतलब उत्तर प्रदेश के मध्य में जो दोआब के नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गंगा यमुना का मैदानी भाग। दोआब का मीनिंग क्या होता है? दोआब का मीनिंग होता है दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है उसे हम दोआब कहते हैं। गंगा यमुना के मैदानी भाग को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक है बांगर क्षेत्र और दूसरा होता है भाबर क्षेत्र। अब ये बांगर और भाबर में क्या अंतर है उसे समझिए, लेकिन उससे पहले गंगा यमुना के मैदानी भाग के बारे में जान लीजिए। तो यह भाबर तराई के दक्षिण, तो आप यहाँ पर देखिए भाबर और तराई वाला ये रीजन है, इसके दक्षिण में जाएंगे हम तो यहाँ पर हमें गंगा यमुना का मैदानी भाग दिखेगा। दूसरा, दक्षिण के पठार के उत्तर के बीच, दक्षिण का पठार ये है, इससे हम उत्तर की ओर चलेंगे, नॉर्थ की ओर चलेंगे तो हमें गंगा यमुना का मैदान मिलेगा। तो भाबर और तराई क्षेत्र के दक्षिण में जाओगे तो गंगा यमुना का मैदान, और नीचे दक्षिण के पठार से ऊपर की ओर जाओगे तो गंगा यमुना का मैदान मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच में ये स्थित है। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए हम हर पहलू पर बात करेंगे। तो इसके बीच में जो विशाल मैदान मौजूद है उसे हम कहते हैं गंगा यमुना का मैदान। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले रीजन में कई सारी प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, शारदा।
ये सब नदियाँ जो हैं अपने साथ में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, और इसी मिट्टी से ये क्या बना है, गंगा यमुना का मैदानी भाग, जिसे आप कहते हैं दोआब। अब ये बांगर और खादर क्या है, तो इस मैदान को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बांगर और खादर। तो बांगर जो है यह मैदान का वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंच पाता। तो ये थोड़ा सा ऊंचा भाग है। अब इस डायग्राम को समझिए कि ये जो है खादर है और ये बांगर है। खादर में आप देखोगे कि ये नदी है, तो नदी के किनारे वाला जो निचला हिस्सा है उसे हम कहते हैं खादर, जहाँ पर नदी में जब बाढ़ आती है तो उसका पानी उस एरिया में चला जाता है। तो जिस एरिया में पानी जाता है उसको हम कहते हैं खादर, और जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता उसे कहते हैं हम बांगर। ठीक है, तो बांगर की कुछ और पहचान भी है। तो ये जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा इसलिए नई मिट्टी आई नहीं। तो यह मिट्टी जो है गहरे रंग की और भारी होती है। इसमें लगातार खेती, रासायनिक जो तत्व हैं, रासायनिक चीज़ें हैं, उनके यूज़ के कारण, पानी का अधिक उपयोग के कारण यहाँ पर आप देखोगे इस रीजन में, बांगर वाले क्षेत्र में चूना और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। कहीं कहीं इस मिट्टी पर सफ़ेद नमक की परत जम जाती है, जिसे रेह या ऊसर भी कहा जाता है। सिंचाई की मदद से यहाँ गेहूँ, धान और दलहन की अच्छी खेती बाड़ी होती है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या ये जो बांगर है खादर से कम उपजाऊ है या अधिक है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये जो बांगर है खादर की तुलना में कम उपजाऊ है। ठीक है, कम उपजाऊ है। कैसे है, क्यों है, आगे मैं समझाऊंगा। बांगर क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आप देखोगे कि मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये जो हैं बांगर से जुड़े हुए हैं। सहारनपुर, आगरा, मथुरा, कानपुर देखोगे आप, फतेहपुर, हाथरस, एटा के ऊपरी जो मैदानी भाग हैं ये सब बांगर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे खादर क्षेत्र की। तो खादर क्षेत्र मैंने बताया कि नदियों के पास वाला जो निचला इलाका है जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। तो नदियों के पास का नीचा भाग जिसे आप कहते हैं फ्लड प्लेन, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ मृदा का नवीनीकरण होता है, क्योंकि बाढ़ अपने साथ में नई मिट्टी, रेत वगैरह ये सब लेकर आता है, तो मृदा नई हो जाती है और यह नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है, क्योंकि नदियाँ यहाँ हर साल नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछा देती हैं। इसकी विशेषता क्या है? तो यह मिट्टी बहुत महीन, हल्की और अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें नमी सोखने की क्षमता को अंग्रेजी में कहते हैं मॉइस्चर रिटेंशन। तो मॉइस्चर रिटेंशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और खाद की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। बिना ज़्यादा प्रयास किए यहाँ सब्जियाँ, धान, गेहूँ, नकदी फसलें बहुत अच्छी मात्रा में उगती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो खादर वाला रीजन है बहुत ही उपजाऊ रीजन होता है ये। तो खादर वाला रीजन आप देख सकते हो इस वाले एरिया में है, बांगर आप यहाँ देख सकते हो। खादर और बांगर में यही अंतर होता है कि बांगर में जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, यहाँ की मिट्टी पुरानी होती है, और खादर में जो है नदियों द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है उसका पानी आराम से पहुँच जाता है, वहाँ पर नई मिट्टी पहुँचती है। इसलिए इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। अब बात करेंगे हम दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। लेकिन आप कहोगे कि आपने खादर क्षेत्र के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट तो बताए नहीं। तो देखिए खादर क्षेत्र के अंतर्गत आप देखोगे यहाँ पर तो वाराणसी और गाजीपुर, जौनपुर और आजमगढ़, मऊ, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं, गोरखपुर, देवरिया, ये किसके अंतर्गत आते हैं? खादर के अंतर्गत आते हैं। बिजनौर, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, जो गंगा यमुना के ठीक किनारे वाले क्षेत्र हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे खादर क्षेत्र के अंतर्गत। दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र की बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के साउथ में देखेंगे। साउथ में क्या है? दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित है, जिसे मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार कहा जाता है। यह प्राचीन दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। इसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के कुछ हिस्से शामिल हैं।
तो ये जो है आपका एरिया जो ग्रे कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है जो क्या है? पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। इसकी भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो यह पहाड़ अत्यंत प्राचीन पत्थरों, नीच और ग्रेनाइट से बना है। यहाँ की पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई है 300 मीटर के आसपास है, लेकिन मिर्ज़ापुर सोनभद्र में विंध्याचल की कुछ कंदराएं मतलब शाखा जो पहाड़ियाँ हैं वो 600 मीटर तक ऊंची हैं। जैसे कैमूर और सोनकर पहाड़ी जो है 600 मीटर तक ऊंची है। मिट्टी की विशेषता की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी को यहाँ पर स्थानीय भाषा में राकर राकर या पड़वा भी कहा जाता है। अब ये जो लाल मिट्टी है ये चना, मटर, मसूर और सरसों, बाजरा जो भी आपका मोटा अनाज है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर आप देखोगे कि काली मिट्टी है। काली मिट्टी को मार और काबर के नाम से भी जाना जाता है। और ये काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए अच्छी होती है। बघेलखंड और बुंदेलखंड के अंतर्गत जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वो 11 जिले हैं लगभग। तो 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन सी, जैसे कि झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। और कुछ एरिया जो हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, उनमें आपका आएगा सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली और इलाहाबाद का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? टोटल 11 जिले हैं जो दक्षिण के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र से जुड़ते हैं। जलवायु की बात करें यहाँ पर तो जलवायु यहाँ आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला और सबसे गर्म इलाका है। सबसे गर्म बात करें तो यहाँ पर बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे गर्म रहता है। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ गर्मियों में भयंकर सूखा पड़ता है, पानी की भारी कमी रहती है। पानी की कमी के कारण यहाँ केवल कम पानी वाली फसलें जैसे कि चना, अरहर, सरसों, ज्वार, बाजरा, तिलहन की खेती जो है प्रमुखता से की जाती है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जो खनिज तत्व हैं वो इसी रीजन में मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, सिलिका सैंड, ये सब इसी रीजन में मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर बताऊँ, जैसे कि सोनभद्र से आप देखोगे कि कोयला की खदान है सिंगरौली। प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार, सिंगरौली। और चूना पत्थर भी आप देखोगे कि सोनभद्र से मिलता है। मिर्ज़ापुर में सैंड स्टोन। और ललितपुर में आप देखोगे कि यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट और लौह अयस्क ये मिलते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन इनको पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझी होंगी। आपको भाबर पढ़ाया, फिर तराई, गंगा यमुना के मैदान के अंतर्गत हमने बांगर और खादर को समझा, फिर हमने दक्षिण का जो पठारी एवं पहाड़ी इलाका है उत्तर प्रदेश का वो समझा। अब बारी आती है आपके टेस्ट की। आपने इस क्लास में कितना सीखा, कितना समझा है? तो हम यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? भाबर क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें ऑप्शन है बहुत उपजाऊ मिट्टी। पहला ऑप्शन है बहुत उपजाऊ मिट्टी, कंकड़ पत्थर से निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि, दलदली भूमि, काली भूमि। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कंकड़ पत्थर से निर्मित ऊबड़ खाबड़ भूमि। सबसे पहले मैंने आपको भाबर को ही एक्सप्लेन किया था। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश को कितने मुख्य भौतिक भागों में फिजिकल डिवीजन में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 भी है, लेकिन हम 3 को टिक करेंगे क्योंकि 4 अब नहीं है। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में समानांतर रूप से फैला हुआ है? जो तराई क्षेत्र है वो किस हिस्से में समानांतर रूप से फैला हुआ है यूपी में? तो तराई क्षेत्र देखिए भाबर के दक्षिण में है, पठारी क्षेत्र के उत्तर में है और मध्य मैदानी भाग के पश्चिम में है या बुंदेलखंड क्षेत्र में है। तो यहाँ देखोगे आपके तराई वाला क्षेत्र जो है ये तो गलत है, बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है, मध्य के मैदानी भाग के पश्चिम में नहीं है, पठारी क्षेत्र के उत्तर में है। पठारी क्षेत्र के उत्तर में आप देखोगे कि गंगा यमुना का मैदान है, तो यहाँ इसे गलत कर सकते हैं।
नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कि भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है तराई क्षेत्र, तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। भाबर क्षेत्र हमने देखा था कि ये है आपका भाबर क्षेत्र, इससे नीचे दक्षिण की ओर चलेंगे तो तराई क्षेत्र होगा। अगर यहाँ पर भाबर क्षेत्र के दक्षिण में नहीं लिखा होता तो हम इस वाले ऑप्शन को सही कर सकते थे। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग को पुरानी जलोढ़ मिट्टी ओल्ड एलुवियल सॉइल वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथे प्रश्न के विकल्प हैं खादर, भाबर, बांगर, तराई। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बांगर। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। पांचवा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोनाकर एवं कैमूर की पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो जो मैंने पढ़ाया उससे थोड़ा सा हटकर ये प्रश्न आया है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है बांदा और चित्रकूट। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर, ऑप्शन डी सिद्ध बाबा, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको 6 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। ये प्रश्न है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं आता? तो उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कौन सा इलाका नहीं आता? आपके लिए यहाँ हिंट के लिए मैंने कुछ मैप रख दिया है। आपके लिए एक मैप है और ये भी रख दिया है, जो डायग्राम हमने बनाया था ये भी है। तो आप इनकी हेल्प से बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस क्लास को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और इस प्रश्न का जवाब इस कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए।